1992 की सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में कोहरे ने आसमान को निगल लिया था। इसी बीच एक फैक्ट्री में नई नौकरी ज्वाइन करने वाले विनोद श्रीवास्तव अपने परिवार को लेकर शहर शिफ्ट हुए। विनोद को कंपनी की तरफ से एक पुराना 2 बेडरूम फ्लैट अलॉट हुआ जो 5 सालों से बंद पड़ा था। शिफ्टिंग के दिन शाम को ही विनोद, उनकी पत्नी मीनाक्षी, 14 साल की बेटी श्रेया और 8 साल का बेटा अर्नब उस फ्लैट में पहुंचे। घर का दरवाजा खोलते ही जैसे किसी पुराने राज की सांसें सुनाई दी। दीवारें पीली पड़ी थी, खिड़कियों पर जाले लटके थे और पूरे फ्लैट में सीलन की बदबू फैली थी। अर्नब ने घुसते ही एक अजीब बात नोटिस की। बाथरूम की दीवार पर कोई काला जला हुआ निशान था। जब उसने दीवार को छुआ तो दीवार ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी, जैसे अभी अभी वहां कुछ हुआ हो। शाम ढलते ढलते घर साफ हो गया, लेकिन मीनाक्षी को बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उन्हें उस घर में नहीं देखना चाहता। रात को जब सभी सो गए तभी कुछ अजीब शुरू हुआ। तकरीबन रात 1 बजे मीनाक्षी की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। बिस्तर से उठकर उसने खिड़की की ओर देखा तो धुंधली रोशनी में कोई आकृति खिड़की के बाहर से अंदर झांक रही थी। डर के मारे उसका गला सूख गया। उसने पास रखा लैंप उठाया और बाहर झांका। वहां कोई आदमी खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। मीनाक्षी के हाथ में लैंप गिरा और वो चीखते हुए बच्चों के कमरे की तरफ भागी। बच्चों को उठाकर उसने सारा घर रोशनी से भर दिया। श्रेया ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, लेकिन जब घर की तलाशी हुई तो कोई नहीं मिला। शायद सपना था, मीनाक्षी खुद को समझाने लगी। मगर अगली रातें और डरावनी साबित हुई। हर रात 1 बजे कुछ न कुछ जरूर होता। कभी बाथरूम की लाइट खुद ब खुद जल जाती, कभी किचन के नल खुद चालू हो जाते। अर्नब ने दीवार के उस निशान पर बार बार पेंट किया, लेकिन हर 10 दिन में वो निशान लौट आता। एक रात कुछ और हुआ। अर्नब और श्रेया एक मच्छरदानी के अंदर सो रहे थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अर्नब को अपने बिस्तर पर कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई लंबी ठंडी चीज उसके नीचे से गुजर रही हो। वो हड़बड़ाकर उठने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। अचानक बाथरूम की लाइट अपने आप जल उठी और अर्नब की आंखें एक डरावनी चीज पर टिक गई। बेड की पीछे वाली दीवार से एक हाथ बाहर आया। वो हाथ जला हुआ था। उसकी खाल गल चुकी थी और केवल 3 मोटी उंगलियां थी। वो हाथ धीरे धीरे अर्नब के सिर की ओर बढ़ा और जैसे किसी मरे हुए इंसान का प्यार हो, उसने अर्नब के बालों को सहलाना शुरू किया। अर्नब चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में फंस गई। श्रेया बिल्कुल मूर्ति बनी सो रही थी, जैसे किसी ने उसे किसी और दुनिया में पहुंचा दिया हो। उस रात अर्नब ने डर के मारे बिस्तर में ही पेशाब कर दिया। सुबह जब उसने ये सब बताया, मीनाक्षी के चेहरे से रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये घर खाली नहीं है। वो भूत या आत्मा नहीं, कोई भयानक राज उस फ्लैट की दीवारों में दफन है। मीनाक्षी ने तुरंत विनोद को फोन कर सब कुछ बताया। विनोद उसी दिन घर लौटा और परिवार को लेकर कंपनी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया। लेकिन वो फ्लैट अब भी वैसा था, बंद मगर जिंदा। गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के बाद अर्नब की हालत सामान्य नहीं हुई थी। वो रात को चीखते हुए उठता, बार बार दीवारों को घूरता और माँ से कहता, वो अभी भी मुझे देख रहा है माँ, वो जला हुआ आदमी। मीनाक्षी और विनोद उसे मनोचिकित्सक के पास भी ले गए, पर रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। डॉक्टर ने कहा ये बस एक ट्रॉमा है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। इसी बीच विनोद ने तय किया कि उस फ्लैट के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगा। कंपनी के पुराने चौकीदार रामकिशन से पूछताछ करने पर एक ऐसा सच सामने आया जिससे विनोद के पैर तले जमीन खिसक गई। रामकिशन ने धीमी आवाज में बताया, साहब 5 साल पहले वहाँ एक केमिकल इंजीनियर मिस्टर समीर त्रिपाठी रहते थे। बहुत शरीफ इंसान थे। एक बार बिजनेस ट्रिप से लौटते वक्त उनकी कार में ब्लास्ट हो गया। शरीर बुरी तरह जल चुका था। उनकी मौत की खबर जैसे ही उनके पिता को मिली, उन्होंने उसी फ्लैट के बाथरूम में खुद पर एसिड डालकर खुदकुशी कर ली थी। बाथरूम में? विनोद ने कांपते हुए पूछा। हाँ साहब, बाएं तरफ की दीवार के सामने, वहीं वो जले थे। तभी से वो फ्लैट बंद कर दिया गया था। ये सुनकर विनोद की रूह कांप उठी। उसी रात विनोद ने पुराने फ्लैट की चाबी ली और अकेले ही उस फ्लैट में घुस गया।
टॉर्च की रोशनी में जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहा था, घर में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। ठंडे कमरे थे पर दीवारें गर्म। बाथरूम की दीवार पर अभी भी वो जले का निशान चमक रहा था, जैसे कोई जिंदा घाव हो। विनोद ने उस दीवार पर हाथ रखा और तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। टॉर्च झपकने लगी। फिर किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कहा, तू मेरे बेटे को क्यों ले गया? विनोद मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन एक परछाई जमीन पर दिख रही थी। सिर पर बाल नहीं, पूरी तरह जला हुआ चेहरा और सिर्फ 3 उंगलियों वाला हाथ। वो था समीर त्रिपाठी का पिता। विनोद जैसे तैसे वहां से भागा और घर आकर पूरी बात मीनाक्षी को बताई। अब दोनों को यकीन हो गया कि अर्नब को दिखने वाली परछाई कोई वहम नहीं था। वो एक अधूरी आत्मा थी जो अब भी अपने बेटे को खोज रही थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगली रात अर्नब फिर नींद में बड़बड़ाने लगा, मैं बाथरूम में हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं लौट सकता। मीनाक्षी ने अर्नब को झकझोरा तो उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखें लाल थी और आवाज उसकी नहीं थी। तू मेरा बेटा नहीं है, लेकिन अब तू ही बनेगा। ये बोलते ही अर्नब हंसने लगा, एक ऐसी आवाज में जो किसी बूढ़े टूटे इंसान की लग रही थी। मीनाक्षी चीख पड़ी। उस रात घर में सबके सामने अर्नब के शरीर में जैसे किसी और की आत्मा आ गई थी। वो कमरे में घूमता रहा, हर जगह अपने हाथों से दीवारों पर कुछ लिखता रहा, उंगलियों से। सुबह जब सबने देखा तो दीवारों पर लिखा था, उसने मुझे जलाया, वो अब भी यहाँ है, मुझे पूरा कर, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब कोई चारा नहीं बचा था। विनोद एक पुराने तांत्रिक को लेकर आया, तांत्रिक सुरेंद्र नाथ। तांत्रिक ने जैसे ही अर्नब को देखा बोला, ये बच्चा उस आत्मा की गिरफ्त में है जो अधूरी क्रिया है और अधूरे संस्कार के कारण दर दर भटक रही है। इसे बंधन तोड़ना ही होगा, नहीं तो ये शरीर नहीं बचेगा। रात को पूरे घर में तांत्रिक ने हवन और मंत्रोच्चारण शुरू किया। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई, पंखा जोर से घूमने लगा और फर्श पर खून के छींटे दिखाई देने लगे। बाथरूम की दीवार से धुआं निकलने लगा और उसी जले हुए आदमी की आकृति सामने आई। आग की लपटों में लिपटा हुआ, आंखों से आंसू नहीं लावा गिर रहा था। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा समीर। तांत्रिक जोर से चिल्लाया, तू शांत हो जा, ये तेरा पुत्र नहीं। समीर की आत्मा अब मुक्त है। आत्मा ने गुस्से से अर्नब की तरफ देखा और दीवार की ओर उड़ गया। दीवार में तेज धमाका हुआ और वहां से राख की एक परत गिर पड़ी। बाथरूम से जलने की बदबू नहीं, एक हल्की सी शांति की हवा आने लगी। अर्नब जोर से चीखा और बेहोश हो गया। सुबह उठने पर उसने जो पहली बात कही वो थी, वो चला गया माँ, अब वो नहीं देख रहा मुझे। उस दिन के बाद वो फ्लैट दोबारा कभी नहीं खोला गया। कंपनी ने उसे सील कर दिया। लेकिन विनोद और उसका परिवार जानते थे, कुछ कहानियों को दफन करना मुमकिन नहीं होता। आज भी जब कोई उस फ्लैट के पास से गुजरता है तो उसे उस दीवार से गर्माहट महसूस होती है और कोई धीमी आवाज़ फुसफुसाती है, मेरा बेटा लौटा क्या? आपका क्या मानना है? क्या आत्मा वाकई मुक्त हुई या अब भी वो दीवार के पीछे बैठी इंतज़ार कर रही है? हमें कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज हॉरर को अगली डरावनी कहानी के लिए। नमस्कार।